हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम यहाँ संकल्प 72 के अंतर्गत, चूंकि आप सबने बहुत ज्यादा डिमांड की थी बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को लेकर वीडियो लेकर आइए, तो हम यहाँ संकल्प 72 के अंतर्गत आज बिहार के इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा और बिहार के बजट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में अंतर क्या होता है। यानी जब हम बात करेंगे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के बारे में, और जब हम बात करेंगे बिहार के बजट 2026-27 के बारे में, तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों की यदि इन दोनों की हम बात करें ये है क्या, तो इकोनॉमिक सर्वे जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा कहते हैं, और बजट, ये दोनों है सरकार के द्वारा पेश किए जाते हैं। ये दोनों सरकार के द्वारा पेश किए जाते हैं। इन दोनों को कौन पेश करता है? सरकार पेश करती है ना। और दोनों सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होते हैं। वित्तीय दस्तावेज होते हैं, सरकार के दोनों महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होते हैं, चाहे हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें और चाहे हम बजट की बात करें। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक समीक्षा होती है, वो सरकार के बीते वर्ष के जो एक साल गुजरा, जो पूरा बीता एक साल गुजरा, वो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है। इकोनॉमिक सर्वे बीते वर्ष का या बीते साल का क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड यानी पूरी रिपोर्ट होती है कि पिछले एक साल में क्या चीजें हुई हैं। सरकार ने पिछले एक साल में, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, आर्थिक समीक्षा होता है, वो पिछले एक वर्ष की सरकार, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। आर्थिक स्थिति का ही विस्तृत विवरण क्या कहलाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। देश की आर्थिक स्थिति का एक विस्तृत विवरण कहलाता है क्या? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी बताता है कि आखिर पिछले एक साल में सरकार में कि किन सेक्टर्स में तरक्की हुई है, कौन से क्षेत्र हैं जिनमें तरक्की देखने को मिली है और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें चुनौतियां देखने को मिली हैं। और ये पूरा विस्तृत विवरण इकोनॉमिक सर्वे में शामिल होता है। जब हम बात करते हैं बजट की, कि बजट क्या होता है, जैसे हमने कहा इकोनॉमिक सर्वे बीते एक वर्ष की पूरी जानकारी, रिपोर्ट कार्ड, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देख के रखता है। बजट क्या होता है? जैसी अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है, उस अर्थव्यवस्था के बारे में आने वाले वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में, आने वाले साल में सरकार की आय कहां से होगी, सरकार का व्यय कहां होगा, इसका जो लेखा जोखा है वो होता है बजट में। तो इकोनॉमिक सर्वे बीते एक साल का रिपोर्ट कार्ड होता है, जबकि जब हम बात करते हैं बजट की, तो बजट आने वाले साल के लिए सरकार की आय व्यय की योजना होती है। सरकार की आय और व्यय की प्लानिंग होती है, ये कि सरकार आने वाले जो यह वित्तीय वर्ष चल रहा है, उस वित्तीय वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार कैसी प्लानिंग करेगी, कहां पर आय, कहां से उसे आय होने वाली है, कहां वह व्यय करने वाली है, कौन सी योजनाएं लाने वाली है, ये सब शामिल होता है किसमें? बजट में। यानी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, है ना। तो अगले एक वर्ष में सरकार किन योजनाओं पर काम करने वाली है, किन योजनाओं पर कितना खर्च करने वाली है, किन टैक्स से उसे कितनी आय होने वाली है, अन्य माध्यमों से सरकार को कितनी आय होगी, ये सब जानकारी होती है किसमें? बजट में। ठीक है, आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सारा यहाँ फैक्ट ही फैक्ट आपको मिलने वाला है। तो समीक्षा की प्रस्तुति एवं मूल तथ्य की बात करें तो 2 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। यह बिहार का 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक विकास की दर की बात करें तो बिहार की आर्थिक विकास दर ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां भारत की वृद्धि 12.0% रही है वृद्धि दर, वहीं बिहार ने 14.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर अर्जित की है। बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में ये हमारा वित्तीय विवरण है ना, आर्थिक सर्वेक्षण है, तो हम राज्य के संदर्भ में यहाँ चर्चा करेंगे एवं प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे वर्ष 2024 और 25 को लेकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसे जीएसडीपी कहा जाता है। तो चालू कीमतों पर कितनी रही है? 9,91,997 करोड़, और वृद्धि दर इसकी कितनी रही है? 13.1%। स्थिर कीमतों की बात करें 2011-12 पर, तो यह 5,31,372 करोड़ रही है। वृद्धि दर रही है इसकी
8.6% यानी 8.6%। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो चालू कीमतों पर कितनी है, 8,99,020 करोड़ रुपए, और स्थिर कीमत 2011-12 की यदि बात करें आधार वर्ष की तो यह है 4,71,322 करोड़। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना कमाता है इस संदर्भ में, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, तो चालू कीमतों पर 76,490 और स्थिर कीमतों 11-12 की बात करें, 2011 और 12 के संदर्भ में बात करें तो 40,973। यह प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 36,342 आंकी गई है, ध्यान रखिएगा। और अखिल भारतीय औसत का ये कितना है, 31.7%। कितना है, 31.7%। बात करें जिलों का वरीयता क्रम क्या रहा है प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है, वरीयता क्रम में शीर्ष 3 जिले और नीचे से 3 जिले हम देखेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय में कौन से जिले टॉप पर रहे हैं, कौन से जिले नीचे से 3 नंबर पर रहे हैं, तो शीर्ष 3 जिले रहे हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और न्यूनतम 3 जिलों की बात करें तो उसमें है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शेष तथ्य में नोट कर लीजिएगा, पटना में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत सबसे अधिक रही है बिहार में, ठीक है। बात कर लेते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्षेत्रवार योगदान क्या रहा है एवं वृद्धि चालू कीमतों पर क्या रही है। सबसे पहले आप जानते ही है प्रोडक्शन के हम 3 क्षेत्रों की हमेशा बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आप जानते हैं प्राथमिक में कृषि से संबंधित एक्टिविटीज शामिल होती हैं, कच्चा माल से संबंधित एक्टिविटीज शामिल होती हैं, द्वितीय सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग शामिल होता है और तीसरे में सेवा क्षेत्र शामिल होता है, ठीक है। प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र में जीएसडीपी में हिस्सा प्रतिशत के रूप में कितना रहा है, 18.3% रहा है। क्षेत्रवार वृद्धि प्रतिशत 9.6% और रोजगार सृजन में इसकी हिस्सेदारी रही है 54%। नोट करके चलिएगा क्योंकि यह कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें तो जीएसडीपी में इसका हिस्सा रहा है 26.8%। क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात करें तो 15.5% और रोजगार सृजन में इसकी हिस्सेदारी रही है 24%। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है सेकंड सेक्टर, उद्योग से संबंधित जो सेक्टर है द्वितीय सेक्टर में आता है। तीसरा है टर्शरी, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसकी हिस्सेदारी ग्रॉस डोमेस्टिक, अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें 54.8% है। तो दोनों को नोट कर लीजिएगा, कृषि में रोजगार सृजन 54% रहा है, यहाँ इसकी हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की 54.8% है, वहीं क्षेत्रवार वृद्धि 13.5% हुई है, रोजगार सृजन 22% हुआ है, ठीक है, नोट करिएगा। सकल स्थिर पूंजी निर्माण की अगर हम बात करें, सकल पूरी स्थिर पूंजी निर्माण की बात करें तो हाल के 5 वर्षों में लगातार यह 2 गुना होकर 17,416 करोड़ से बढ़कर सर्वे 2024-25 के हिसाब से अगर हम देखें तो 34,905 करोड़ हो गया है। 17,416 करोड़ से बढ़कर 34,905 करोड़ हो गया है। अगर हम बात करें राज्य वित्त की स्थिति की, कि स्टेट की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, स्टेट फाइनेंसिस क्या कह रहा है 2024-25 को लेकर, तो ध्यान रखें राजस्व प्राप्तियां, आप जानते ही हैं राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, सरकार जो टैक्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से प्राप्त करती है धन, है ना, आय प्राप्त करती है, उसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। देखते हैं राजस्व प्राप्तियां सरकार की क्या कितनी रही है, तो 2,18,658 करोड़, 2,18,658 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 22% है। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही हैं सरकार की, पूंजीगत प्राप्तियों में 66,165 करोड़, कितना, 66,165 करोड़, जो कि स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कितना है 6.7%। ये प्रश्न में पूछे भी जाते हैं कि राजस्व प्राप्तियां जो सरकार की रही हैं, जो टैक्स के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से सरकार ने प्राप्त किया है, वो कितना प्रतिशत है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं सरकार की, पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में सरकार ने कितने प्रतिशत अपने स्टेट के ग्रॉस प्रोडक्शन का खर्च किया है, प्राप्त किया है, तो 6.7%। क्योंकि प्राप्तियां हैं, अभी हम प्राप्त के बारे में चर्चा करेंगे। खर्च यानी व्यय, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय भी होते हैं, पूंजीगत व्यय भी होते हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। कुल व्यय, टोटल व्यय की अगर बात करें तो सरकार का कुल व्यय कितना रहा है, ध्यान रखिएगा, कुल व्यय सरकार का रहा है
81,939 करोड़ रुपए, 2,81,939 करोड़ रुपए जो सरकार के या हम राज्य के अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो उसका 28.4% रहा है। सरकार ने इतना व्यय किया है, कुल व्यय सरकार का रहा। राजस्व व्यय कितना रहा? राजस्व व्यय का मतलब है कि सरकार जो अपने दिन प्रतिदिन दैनिक खर्च में, रोजमर्रा में जो खर्च करती है एक साल में, वही सरकार का राजस्व व्यय होता है ना। आप जानते ही हैं राजस्व व्यय के बारे में, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। यह रोजमर्रा के संचालन और रखरखाव में होने वाला सरकार का खर्च है। जैसे सरकार जो पेंशन प्रोवाइड कराती है, सरकार जो सरकारी लोगों को उनकी सैलरी प्रोवाइड कराती है, जिसे हम सरकारी खर्च कहते हैं। तो सरकारी खर्च, पेंशन, सड़क की अगर मरम्मत करवाती है, ध्यान रखिएगा नई सड़क नहीं बनाना, सड़क में जो मरम्मत में जो पैसा खर्च होता है वो भी राजस्व एक्सपेंडिचर व्यय में काउंट होता है। बिजली का बिल सब्सिडी दे रही है अगर सरकार, तो ये सब किस में काउंट होता है? राजस्व व्यय में। पूंजीगत व्यय क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ये ऐसा खर्च होता है जिसमें कोई जो संपत्ति है, जो संपत्ति सरकार बना रही है, वो भविष्य के लिए काम आने वाली है, तत्काल के लिए नहीं। इसमें लाभ का कहां तक होगा? भविष्य तक होगा। तो यह ऐसा खर्च होता है, पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें, जिसमें कोई नई संपत्ति बनती है और यह भविष्य में काम आ जाती है। मौजूदा संपत्ति की जो क्षमता है, या तो मौजूदा संपत्ति की क्षमता बढ़ जाए या कोई नई संपत्ति सृजित हो जाए, और इस प्रकार से इस प्रकार के व्यय को कैपिटल या पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे रेलवे लाइन अगर सरकार बना देती है, अगर सरकार अस्पताल बना देती है, सरकार पुल बनाती है, बांध बनाती है, इन सभी चीजों का अगर निर्माण करती है सरकार, या नया हाईवे बना रही है, तो ये सब कहलाते हैं सरकार के पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नोट करिएगा। अब बात करते हैं राजस्व व्यय के संदर्भ में, यानी सरकार ने पूरे एक साल में कितना सरकारी खर्च किया है रोजमर्रा संचालन रखरखाव को, तो 2,19,015 करोड़, जो कुल व्यय का 77.7% था। यानी आप समझिए कि कुल व्यय अगर हम बात करें कि कितना है, 2,81,939 करोड़, तो इसमें से 2,19,015 करोड़ तो सरकार ने खर्च कर दिया। ठीक है, पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। पूंजीगत व्यय कितना है? 62,924 करोड़, कुल व्यय का 22.3% और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 6.3%, 6.3%। राजकोषीय एवं अन्य घाटे की बात करते हैं। सरकार का जो राजकोष है, अगर जितना सरकार प्राप्त कर रही है धनराशि, अगर सरकार जितनी धनराशि प्राप्त कर रही है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर इससे राजकोषीय घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर बात करें राजकोषीय एवं अन्य घाटे के संदर्भ में, तो सकल राजकोषीय घाटा, पूरे राजकोषीय घाटे की बात करें तो सरकार में कितना है? ध्यान रखें, 41,223 करोड़ रुपए, जो ग्रॉस स्टेट जीडीपी का कितना है? 4.2%, 4.2, 4.2%। प्राथमिक घाटे की बात करते हैं तो कितना है? 21,544 करोड़, जो जीएसडीपी का कितना है? 2.2%। ठीक है, राजस्व घाटा कितना है? राजस्व घाटा है 357 करोड़ रुपए। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कई बार। तो 357 करोड़ रुपए क्या है? राजस्व घाटा है। उधारी एवं ऋण, सरकार पर कितनी उधारी है, ऋण कितना है? तो कुल उधारी है 66,049 करोड़ रुपए, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका 6.7% है, तथा बकाया जो ऋण है सरकार पर, ध्यान रखें, वो कितना है? 3,74,134 करोड़, 3,74,134 करोड़। ये क्या है? ये सरकार पर बकाया ऋण है, जो अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें स्टेट का, उसका 37.7% दर्ज किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे है, ये नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रवार मुख्य प्रगति व सरकारी पहलों की बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से मुख्य प्रगति क्या हुई है, सरकारी पहलें कौन कौन सी रही हैं? तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। भूमि उपयोगिता, कुल बुआई योग्य क्षेत्र। अब ध्यान रखिए, कुल बुआई योग्य क्षेत्र कितना रहा है भूमि उपयोगिता के संदर्भ में? रहा है 82,727 हजार हेक्टेयर, तथा शुद्ध बुआई क्षेत्र रहा है 5411.96 हजार हेक्टेयर। फसल की सघनता,
क्रॉपिंग की इंटेंसिटी कितनी रही है भूमि में, तो बिहार की फसल सघनता 152% है। फसल पैटर्न की बात करें 2020-21 से 2024-25 के बारे में, तो खाद्यान्न में 95.2%, अनाज 89.2% और दलहन 6% रहा है। तो ठीक है, फसल का पैटर्न इस तरीके से चेंज हुआ है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य उत्पादन की बात करें, तो दुग्ध उत्पादन में 4.2%, अंडा उत्पादन में 10% और मछली उत्पादन में 9.9 यानी 9.9% की वृद्धि हुई है। मत्स्य उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। कुल 960,000 टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया, जिसमें मधुबनी जिला अग्रणी उत्पादक रहा है। दूसरा बात करें प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में, जो इन्हीं के संदर्भ में चलाई गई थी बिहार सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना, नदी पशुपालन कार्यक्रम, जलाशय मत्स्य विकास योजना, जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। ठीक है, नोट करिएगा। अगला उद्योग एवं पर्यटन। अभी हमने कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आय व्यय संबंधित रहे हैं वो देखी। अब हम किससे समझेंगे, उद्योग से संबंधित। द्वितीय सेक्टर पर हम आ गए। उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र देखते हैं। पर्यटन क्षेत्र पर आ गए हैं, ध्यान रखें। चीनी उद्योग, बंद पड़ी जो रिगा शुगर मिल है उसको वर्ष 2024-25 में पुनः खोला गया है। डेयरी उद्योग की बात करें तो वर्ष 2024-25 में कुल दैनिक औसत दुग्ध संग्रह 2252.28 हजार किलोग्राम रहा। वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग की बात करें तो बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016 के व्यापक ढांचे के तहत बिहार निवेश संवर्धन नीति वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 को लागू किया गया। बात करें इको टूरिज्म और पर्यटन क्षेत्र की, पर्यटन विकास की, अब ये सर्विस के रूप में आ जाएगा आगे, है ना। तो वर्ष 2024-25 में इको टूरिज्म और पार्क विकास के लिए कुल व्यय 100 करोड़ रुपए रखा गया। तीसरा जैविक उद्यान की बात करें तो अररिया के रानीगंज में बिहार का तीसरा जैविक उद्यान बनाया गया। प्रमुख स्थल तख्त श्री हरिमंदिर साहिब, दूसरा मत्स्यगंधा झील सहरसा और वाल्मीकि नगर में लवकुश इको टूरिज्म पार्क बनाया गया। स्थागत पहलों की बात करें तो बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की भी है। आगे बात करते हैं श्रम रोजगार एवं कौशल विकास के संदर्भ में, तो श्रम बल भागीदारी दर कितनी रही है, लेबर पार्टिसिपेशन कितना रहा है बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष, अगर हम श्रम बल भागीदारी की बात करें तो 76.8% और शहरी क्षेत्रों में 67.8% थी। बिहार की महिला श्रम बल भागीदारी की बात करें तो पूरे भारत के औसत से 11.2% तक कम है। आप जानते ही हैं इसका मुख्य कारण क्या है बिहार में, है ना। अगला है बेरोजगारी दर परिदृश्य, क्या मौजूद बिहार में बेरोजगारी दर को लेकर क्या बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में। ग्रामीण क्षेत्र पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.3%, जबकि महिलाओं में केवल 0.9% रही। शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 6.9% यानी 6.9% शहरी क्षेत्र में पुरुष और 9.1% महिला श्रमिक बेरोजगार देखने को मिली। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग है, पुरुष और महिलाओं के संदर्भ में भी अलग है। बात करें भौतिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर, सड़क नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क को लेकर सरकार काम कर ही रही है। सड़क नेटवर्क को देखते हैं तो बिहार भारत की कुल सड़क नेटवर्क का 5.5% हिस्सा धारित करता है। सड़क परिवहन क्षेत्र ने पिछले दशक में वार्षिक 13.4% की उच्च वृद्धि दर्ज की। बात करें बिहार न्यू गंगा ब्रिज के बारे में तो एशियाई विकास बैंक यानी ADB के सहयोग से 6 लेन वाले इस पुल का निर्माण 4988 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। ADB के सहयोग से 4988 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। रेलवे एवं हवाई नेटवर्क की बात करते हैं तो देश के कुल रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा 5.4% है। हवाई परिवहन क्षेत्र में राज्य ने 20% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की है। प्रमुख योजनाएं क्या है इससे संबंधित, प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है बिहार में, प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति कितनी ऊर्जा खपत करता है
तो ये बढ़ गई है, बढ़कर 374 किलोवाट प्रति घंटा हो गई है। कितनी? 374 किलोवाट प्रति घंटा। अगर बात करें डिस्कॉम की उपलब्धियों के संदर्भ में, तो 19वीं इंडिया एनर्जी समिट में बिहार की बिजली कंपनियों एवं बिजली कंपनियों ने बात करें, बिजली कंपनियों में दो चीजें शामिल हैं, दो, NBPDCL एवं SBPDCL, इन दोनों ने कुल 13 इनोवेशन और इम्पैक्ट पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं BSPTCL का क्या प्रदर्शन रहा है। तो PCI द्वारा वर्ष 2020 से 2025 तक लगातार 5 वर्षों के लिए A+ प्रमाण पत्र इसे प्रदान किया गया है अच्छी सर्विसेज के लिए। प्रमुख पहलों की बात करते हैं तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर पंप, मुख्यमंत्री सोलर ट्रीटमेंट लाइट योजना और स्मार्ट मीटरिंग जैसी कुछ प्रमुख पहलें की गई हैं एनर्जी सेक्टर में बिहार क्षेत्र में। ठीक है, बात करें ई गवर्नेंस, ग्रामीण और शहरी विकास के बारे में, यानी इकोनॉमिक सर्वे में ई गवर्नेंस को लेकर, ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस और कम्युनिकेशन यानी संचार को लेकर। तो घनत्व क्या कहता है इसका, यानी घनत्व संकेतक क्या रहे हैं इसके। तो राज्य में टेली घनत्व कवरेज 57.23% और इंटरनेट घनत्व कवरेज 43.10% रहा। डिजिटल ढांचे पहलों की बात करें कि सरकार ने डिजिटल ढांचों के लिए कौन कौन सी पहलें की हैं, तो CCTNS, CFMS और साइबर सेल, ई चालान, बिहार AI मिशन, बिहार राज्य डाटा सेंटर, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिहार 3.0, बिहार आधार प्रमाणीकरण ढांचा और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, ये बिहार में ई गवर्नेंस संचार को लेकर की गई पहलों में शामिल है। बात करें ग्रामीण एवं शहरी विकास के संदर्भ में, तो जनसंख्या का ग्रामीण घनत्व, बिहार की लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जीविका एक पहल है, आप जानते ही हैं, बात ध्यान रखिएगा। जीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 1.40 करोड़ परिवारों को 11.3 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीविका की अन्य पहलों के संदर्भ में ध्यान रखें, दीदी की रसोई, ठीक है, पशु सखी मॉडल, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, सतत जीविकोपार्जन योजना, ये सब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जीविका पहल के अंतर्गत। बात करें शहरी विकास एवं अन्य जनसांख्यिकी के बारे में, तो वर्ष 2021 से 25 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 14.4% हो गई है। बिहार की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट वर्ष 2039 तक प्रतिस्थापन दर 2.1 तक पहुंच जाएगी। प्रतिस्थापन दर 2.1 तक पहुंच जाएगी। शहरी योजनाओं के संदर्भ में क्या बातें हैं, तो मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, वर्षा जल संचयन, स्मार्ट सिटी मिशन और पटना मेट्रो रेल परियोजना, ये शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ तथ्यों पर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों को। सामाजिक क्षेत्र एवं मानव विकास, यानी जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसे लेकर बिहार में क्या स्थिति रही है। तो मानव विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। बात करें जीवन प्रत्याशा की यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो 2019-23 के बीच नोट कर लीजिएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही है। साक्षरता की बात करें, एजुकेशन की बात करें, लिटरेसी की बात करें, वर्ष 2000 से 2011 के दौरान, 2001 से 11 के दौरान राज्य की साक्षरता दर 47% से बढ़कर 61.8% हो गई है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो वर्ष 2018-19 से 23-24 के मध्य महिलाओं पर किए गए कुल व्यय में 3.45 गुने की वृद्धि देखने को मिली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करें तो BPL परिवारों की लड़कियों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते विवाह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में हो। फिर महिला केंद्रित पहलें कौन कौन सी है बिहार में, वन स्टॉप सेंटर, पालना घर, महिला थाना, पिंक बस पहल और नायिका अपने जीवन की, ये कुछ पहले हैं जो सामाजिक उत्थान या आप कह सकते हैं महिलाओं के संबंध में है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो ई शिक्षा कोष, PM पोषण योजना, भव्या पहल, जननी सुरक्षा योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी बिहार की स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित पहलों में शामिल है। बात करें बाल विकास को लेकर, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर,
तो इसमें मुख्य चीजें हैं कुपोषण का स्तर क्या होता है ना। तो कुपोषण के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करें 2019 से 21 के बीच, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में नाटापन यानी स्टंटिंग 42.9%, दुबलापन यानी वास्टिंग 22.9% और कम वजन यानी अंडरवेट की बात करें तो 41% रहा। प्रमुख पहले कौन सी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर? तो आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैक्टर, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण इकाई और किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। अगला पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जलवायु परिवर्तन को देखते हुए। बात करें वानिकी क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार ने क्या काम किया है? तो वर्ष 2011-12 से 2024-25 के बीच वानिकी क्षेत्र ने 10.6% की औसत वार्षिक विकास दर दर्ज की है। पिछले 12 वर्षों में राज्य के वन आवरण में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रमुख पहले कौन कौन सी है? तो वन प्रबंधन सूचना प्रणाली जिसे FMIS कहा जा रहा है, बिहार वन मित्र ऐप, ई परिवेश पोर्टल, हरियाली मिशन, बांस मिशन, वेटलैंड संरक्षण और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य। आपदा प्रबंधन ढांचा क्या है बिहार का इसे लेकर? तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल 2010, बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप 2015 से 30 और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का आधुनिकीकरण किया गया। इसे लेकर आपदा प्रबंधन को से लेकर उसे बचाने से लेकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार के बजट को। बिहार बजट 2026-27 को बिहार बजट को प्रस्तुत कब किया गया? बजट प्रस्तुति और इसकी मूल अवधारणा क्या रही है? बिहार बजट को पेश किया गया 3 फरवरी 2026 को। कब पेश किया गया? 3 फरवरी 2026 को। ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। अब इसके आकार की बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट कितना था। कुल बजट का जो आकार है वो कितना है? 3,47,589.76 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट था आकार, यानी बिहार के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो पुराना एक वर्ष बीता, उस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट के अनुसार देखिए वो तो काफी कम था। तो इस बार ये जो बजट है ये बिहार का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। थीम क्या थी इस बार की बजट की? बजट की थीम थी 7 निश्चय 3, ठीक है। तो 7 निश्चय 3 अवधारणा पर आधारित है यह बजट, जिसमें रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि उन्नयन और आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया था। आइए हम बिहार के बजट को देखते हैं। बजट प्रस्तुति एवं मूल अवधारणा 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। कुल बजटीय आकार की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 3,47,589.76 करोड़ का बजट अनुमान रखा गया, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बजट में वार्षिक वृद्धि की बात करें, वर्ष भर में जो वृद्धि हुई उसकी बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ की तुलना में ये 30,694.74 करोड़ रुपए यानी लगभग 9.7% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। मूल थीम क्या है? जैसे कि हमने भी पहले भी कहा कि मूल थीम है इस बजट का 7 निश्चय 3.0। तो हमने निश्चय जो 7 निश्चय निर्धारित किए गए हैं 2025 से 2030 के लिए, उस पर एक वीडियो बना रखी है। आप उसमें 7 निश्चय 3.0 के बारे में डिटेल से जान सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी उसमें प्रमुख योजनाएं हैं हमने उनके बारे में भी चर्चा की है। तो 7 निश्चय 3 की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि उन्नयन, आधारभूत संरचना और समावेशी विकास पर फोकस किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं बजट के संदर्भ में। विकसित बिहार के 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 के लिए निर्धारित किए गए हैं, इन योजना की अवधि क्या है? यह सुशासन कार्यक्रम वर्ष 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए
निर्धारित है। मुख्य लक्ष्य क्या है? इसके तहत राज्य में समावेशी विकास सुनिश्चित करना, 1 करोड़ रोजगार का सृजन करना तथा प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है। बजटीय आवंटन कितना है 7 निश्चित 3.0 के लिए? बजटीय आवंटन 2026 से 27 के लिए 7 निश्चित 3 के तहत कुल 14,800 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। किसके लिए? 2026-27 के लिए 7 निश्चित 3 के लिए जो बजट का प्रावधान है वो कितना है? 14,800 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। व्यय संरचना का विस्तृत विवरण अगर बात करें एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल क्या है, सरकार ने कहां-कहां व्यय किया है? तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय आप जानते हैं आ ही जाता है। बात करें राजस्व बनाम पूंजीगत व्यय की, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वर्ष 2026-27 के लिए 2,84,133.92 करोड़ रुपए अनुमानित है। क्या? राजस्व व्यय। आप सोचिए कितना है? 2,84,133.92 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल बजट का 81.74% है। यह पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 12.75% अधिक है और मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान पर केंद्रित है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राजस्व व्यय होता है, वो या तो सरकारी खर्च, पेंशन, बिजली सब्सिडी, सड़क मरम्मत, इन सब में जाता है। उससे नई परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता, दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता। ये केवल सरकार के संचालन और रखरखाव के लिए पैसा खर्च होता है ना? ठीक है। अब बात करें पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो हमने पहले भी जाना, भी इसके बारे में चर्चा भी की। ये एक ऐसा खर्च है जिसमें कोई नई परिसंपत्ति बनती है, नई संपत्ति का सृजन होता है। मौजूदा जो संपत्ति है या तो हम उसकी क्षमता बढ़ाने पर काम करते हैं और इस प्रकार के व्यय को हम कैपिटल या पूंजीगत एक्सपेंडिचर व्यय कहते हैं। जैसे हम हाईवे का निर्माण करें, रेलवे लाइन का निर्माण करें, अस्पताल का निर्माण करें, पुल बांध आदि का निर्माण करते हैं, तो ये हमारी नई परिसंपत्तियां इससे सृजित होती हैं। इसे हम एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। पूंजीगत व्यय में कितना होगा? इस बार का अनुमान क्या लगाया गया है कि स्थायी परिसंपत्ति या बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 63,455.84 करोड़ का प्रावधान है, जो कुल बजट का 18.2% हिस्सा रखा गया है। तो राजस्व व्यय कितना है कुल बजट का? 81.74% और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है कुल बजट का? 18.26%। ठीक है। पूंजीगत परिव्यय की बात करें, कैपिटल आउटले की बात करें, तो इसके लिए विशिष्ट रूप से 49,377.06 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। बात करें विकासात्मक एवं प्रतिबद्ध की व्यय की, कि विकास को लेकर क्या व्यय किया जाना है, प्रतिबद्ध व्यय क्या है। तो देखिए, विकासात्मक व्यय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अवसंरचना के लिए 2,31,267.07 करोड़ रुपए आवंटित हैं, जो कुल व्यय का 66.53% है। गैर विकासात्मक व्यय कौन से हैं? तो अनिवार्य प्रतिबद्ध, जो पहले से प्रतिबद्ध है कि इनमें हमको काम करना है, तो अनिवार्य प्रतिबद्ध मदों के लिए 1,16,322.69 करोड़ रुपए निर्धारित हैं, जो कुल व्यय का 33.47% है। ठीक है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय की बात करें तो कुल 2,25,434.34 करोड़ रुपए होगा, जो कुल बजट का लगभग 65% है, जिसमें वेतन, पेंशन और जो ब्याज का भुगतान है वो शामिल हो जाता है। ब्याज एवं पेंशन देयता की बात करें तो चालू वर्ष में कुल ब्याज भुगतान 25,363.67 करोड़ और पेंशन पर व्यय 35,170.40 करोड़ अनुमानित है। वार्षिक योजना और स्कीम की बात करें कि सरकार वार्षिक योजना स्कीम्स में कितना व्यय करने वाली है, तो विकासात्मक और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए, इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार 1,22,155.42 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसका अनुमान लगाया गया है। प्राप्तियों का विवरण देखते हैं कि सरकार को कहां से जो रिसीव होगा धन, कहां से प्राप्तियां होंगी सरकार को धन की। ठीक है, जिसे हम रिसीव प्रोफाइल कहते हैं। तो कुल राजस्व प्राप्तियां, यानी जो सरकार टैक्स आदि से प्राप्त करती है, सरकार जो टैक्स आदि से प्राप्त करती है, अन्य माध्यमों से जो प्राप्त करती है आय, उसे कुल राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी है?
तो वर्ष 2026-27 में कुल 2,85,277.11 करोड़ रुपए, तालिका के अनुसार अगर हम देखें तो 2,85,277.12 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। कर राजस्व की बात करें कि टैक्स से कितना रेवेन्यू सरकार प्राप्त करने वाली है टैक्स के जरिए, तो कुल कर राजस्व 2,23,978.32 करोड़ रुपए अनुमानित है। और राज्य का अपना कर राजस्व कितना है? मुख्यतः जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, वाहन कर के माध्यम से 65,800 करोड़ 65,800 करोड़ राज्य का अपना राजस्व, कर राजस्व है। ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, तो केंद्र सरकार ने विभाज्य पूल के तहत 1,58,178.32 करोड़ रुपए सरकार को, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले हैं, जो राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्र से जो हिस्सा मिलता है वो कितना है? 1,58,178.32 करोड़ रुपए। गैर कर एवं पूंजीगत प्राप्तियां, जो कर के अलावा सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं, गैर कर यानी जो टैक्स के अतिरिक्त सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, तो राज्य का अपना गैर कर राजस्व कितना है? जैसे शुल्क, लाभांश, ब्याज आदि से सरकार को 9402.99 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। बात करें दीर्घ सहायक अनुदान की, ग्रांट्स इन एड की, तो केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में, अनुदान मतलब जो देकर सरकार भूल जाए, केंद्र सरकार जो पैसा देकर भूल जाए वही अनुदान यानी ग्रांट कहलाता है। तो ग्रांट कितना मिलेगा? 51,895.80 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा। तालिका के अनुसार बात करें, तालिका के अनुसार है 51,895.81 करोड़ रुपए। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, तालिका आगे होगी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, तो वित्तीय वर्ष के लिए कुल 62,475.49 करोड़ रुपए का अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जिसमें लोक ऋण से 61,939.48 करोड़ रुपए, आंतरिक ऋण की बात करें तो 59,974.80 करोड़ रुपए, और ऋणों की वसूली से बात करें तो 536.01 करोड़ रुपए शामिल हैं। बात करें प्रमुख राजकोषीय एवं मौद्रिक संकेतक की, मैक्रो फिस्कल इंडिकेटर्स की, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का अनुमानित ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन 13,09,155 करोड़ रखा गया है। आधार वर्ष 2011-12 है, तो कितना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना अनुमानित रखा गया है? 13,09,155 करोड़ रुपए। राजस्व अधिशेष और राजस्व बचत की बात करें, राजस्व अधिशेष तो राजस्व बचत की बात करें तो राज्य में 1143.19 करोड़ के राजस्व अधिशेष का अनुमान है, जो कुल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का लगभग 0.09% है। कितना है? 0.09%। यह सामान्यकरण में लगभग 0.1%। इस अधिशेष राशि का उपयोग सड़क, भवन निर्माण, विद्यालय, सिंचाई, स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए, भवन, सिंचाई, सड़क निर्माण आदि के लिए। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, बताइए राजकोषीय घाटा जितना प्राप्त हुआ उससे ज्यादा खर्च होगा, तो राजकोषीय घाटे की बात है। कुल कितना है? 39,111.80 करोड़ का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो कुल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 2.99% है। राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो कुल जो ग्रॉस जीडीपी है स्टेट का, उसका कितना है? 2.99% है। पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। यह एफआरबीएम अधिनियम और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अनुसार निर्धारित 3% की अधिकतम विधिक सीमा के भीतर है। और आप जानते ही हैं एफआरबीएम अधिनियम में कहा गया है कि राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। बात करें प्राथमिक घाटे की, प्राइमरी घाटा जो आपको प्रथम दृष्टया दिखाई दे। ठीक है। वित्तीय वर्ष के लिए यह घाटा 13,748.12 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं लोक ऋण की स्थिति की, यानी पब्लिक डेप्ट।
जो ऋण है पब्लिक डेप्ट, उसे लेकर क्या स्थिति है? वर्ष 2026-27 के अंत तक राज्य पर कुल लोक ऋण बकाया रहेगा कितना? बताइए कितना पब्लिक डेप्ट बकाया रहेगा? 3,88,554.47 करोड़ रुपए। इतना पब्लिक डेप्ट सरकार पर लास्ट तक बकाया रहेगा, इसका ये इतना रहने का अनुमान है। ठीक है, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर हम बात करें जो राज्य में हो रहा है उसका 29.68% है। पिछले वर्ष यह 31.83% था, जो ऋण से जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके अनुपात में क्रमिक सुधार को दर्शाता है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कम दिखाया जा रहा है। ठीक है, कुल बकाया देनदारियों की बात करें, टोटल लायबिलिटीज की बात करें, जो सरकार के ऊपर सरकार को जिन्हें देना है, देनदारियां क्या है? अन्य अनिवार्य सरकारी दायित्वों को जोड़ने पर कुल देनदारियां 4,46,326.04 करोड़ अनुमानित है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 34.09% है। देनदारियां सोचिए इतनी है कि 34.09% बताई जा रही हैं। अब प्रक्षेत्रवार और विभागवार बजटीय आवंटन की बात करते हैं कि सरकार ने किन प्रक्षेत्र को, किन विभागों को कितना बजट आवंटित किया है। ठीक है, सबसे पहले प्रमुख सामाजिक और अवसंरचनात्मक प्रक्षेप को देखें तो शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट है कुल बताइए? एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना है? 68,216.95 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राजस्व मद कितना है? 66,306.65 करोड़। पूंजीगत मद कितना है? 1,910.30 करोड़। और आप जानते हैं राजस्व मद और पूंजीगत मद का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यानी हेल्थ सेक्टर के लिए कितना एजुकेशन, कितना कुल सरकार ने फंड देने की बात कही है? 21,270.40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। किसके लिए? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,270.40 करोड़। सड़क रोड के निर्माण के लिए सरकार कितना बजट निर्धारित कर चुकी है? तो कुल 18,716.97 करोड़ रुपए सरकार सड़क के निर्माण के लिए देगी। करोड़ का अनुमानित व्यय सरकार ने रखा है, जिनमें से सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत की बात जो की जाएगी तो उसके लिए विशेष रूप से 3,000 करोड़ रुपए आवंटित है। तो सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए है। सड़क के प्रक्षेत्र की बात करें तो उसके लिए 18,716.97 करोड़ रुपए। कल्याण प्रक्षेत्र, ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं भी सरकार चलाती है, आप जानते ही हैं, है ना, वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। तो वेलफेयर के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु 13,202.38 करोड़ रुपए की प्राप्तियों की बात की गई है, इस देने की प्रस्तावित किया गया है। बात करें कर्णांकित राशि विशेष घटक योजना जिसे कहते हैं, तो अनुसूचित जाति के विकास हेतु 19,603.02 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 1,648.41 करोड़ रुपए की राशि कर्णांकित की गई है, जो विशेष घटक राशि कही जाती है। अब देखते हैं हम शीर्षवार विभागवार वार्षिक स्कीम को लेकर क्या व्यय का वितरण सरकार ने इस बार के बजट में किया है। वार्षिक योजना या स्कीम के कुल 1,22,155.42 करोड़ के व्यय का विभागवार वरीयता क्रम हमने आपके सामने लिखा है। जैसे विभाग का नाम है ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जिसके लिए आवंटित राशि है करोड़ में कितनी? 22,392.47 करोड़ रुपए, जो कि कुल स्कीम का व्यय होने वाला है उसका 18.33% है। ठीक है, ये किसके लिए है? ये ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा शिक्षा विभाग के लिए कितना व्यय? कुल स्कीम में जो व्यय सरकार करने वाली है उसका ध्यान रखिएगा, उसका 15% शिक्षा के लिए देगी, जिसमें 18,351.48 करोड़ रुपए शामिल है। तीसरा है स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए तो 10,033.27 करोड़ रुपए देगी, जो 8 कुल स्कीम के व्यय का 8.21% है। नगर विकास और आवास विभाग के लिए 9,493.79 करोड़ रुपए देगी, जो स्कीम की कुल व्यय का 7.77% है। बात करें ग्रामीण कार्य विभाग की
ग्रामीण कार्य विभाग की, तो इसके लिए 8,903.43 करोड़ रुपए है, जो कुल स्कीम के व्यय का 7.29% रखा गया है। समाज कल्याण विभाग में 8,379.07 करोड़ रुपए देगी, जो कुल स्कीम्स में व्यय का 6.86% है। पथ निर्माण विभाग के लिए सरकार स्कीम्स में ध्यान रखें 5,869.33 करोड़ रुपए देने वाली है, जो कुल स्कीम्स का 4.80% है। जल संसाधन विभाग के लिए सरकार 4,836.18 करोड़ रुपए देने वाली है, जो कुल स्कीम के व्यय का 3.96% है। कृषि विभाग के लिए सरकार 2,525.73 करोड़ रुपए देने वाली है, जो कुल स्कीम के व्यय का 2.07% है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बात करें तो सरकार इसके लिए 1999.66 करोड़ रुपए देने वाली है, जो कुल स्कीम के व्यय का 1.64% है। अन्य विभाग की बात करें तो सरकार इसके लिए 29,371.31 करोड़ रुपए देने वाली है, जो कुल स्कीम के व्यय का 24.04% है। इस तरह कुल वार्षिक स्कीम व्यय सरकार का कितना है? 1,22,155.40 करोड़ रुपए, जो टोटल बजट के रूप में हमने देखा कितना है 100%। तो इस तरीके से हमने बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट को देखा, स्कीम में कितना खर्च होगा, कौन से क्षेत्र में कितना खर्च होगा, सरकार को कितनी आय होगी, कितना राजस्व आय है, कितनी पूंजीगत आय है, सामाजिक क्षेत्र में कितना होगा, बाल विकास क्षेत्र में कितना होगा, ये सब कुछ हमने डिटेल में देख लिया। प्रमुख फैक्ट्स को आपको नोट कर लेना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप जानते ही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में केंद्रीय बजट और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया। पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, ध्यान रखें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।